15 साल का भांजा घर का सामान लाकर देता तो हर रोज उसमें से 20 रुपए की फिटकरी भी ले आता था। शर्म के मारे मैं उसकी हरकत की वजह ना पूछती और फिटकरी लेकर किचन के कैबिन में रख देती। 1 महीने बाद किचन में फिटकरी का ढेर लग गया। आखिर एक दिन मैंने भांजे को बुलाकर उसकी वजह पूछी तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मेरे 15 साल के भांजे ने मेरी ऐसी हालत थी कि मुझसे घर का कोई काम भी नहीं हो पा रहा था। घर बिखरा पड़ा था, बर्तनों का ढेर एक तरफ जमा था, किचन में दूसरी तरफ मेरे कपड़े धोने को पड़े थे। यह सारे काम अगर मैं थोड़ी देर में कर लूं तो भी मसला नहीं था, लेकिन मसला तो सारा खाने का था। खाना बनाना वह एक ऐसा काम था जो मुझे हर वक्त करना होता था, हर हाल में, चाहे किसी भी तकलीफ में क्यों ना हो। मैं इस घर में अपने पति के साथ रहती थी। मेरी शादी को काफी समय गुजर चुका था, मगर औलाद को तरस रही थी। मेरे पति की रिपोर्ट सही नहीं थी, जिसकी वजह से वह भी खामोश थी, वरना तो अब तक मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर चुके होती। मेरी सास तो यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि दिक्कत मुझ में नहीं उसके बेटे में है। इतनी ज्यादा भी दिक्कत नहीं थी, वह थोड़ी बहुत दवा से ठीक हो सकते थे, लेकिन मेरे पति को लगता था कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी चुप हो जाती। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। मेरे पति सुबह काम पर चले जाते और शाम को देर से वापस आते। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती। घर का सामान भी मैं खुद ही लेकर आती। मेरे पति इस तरह का कोई काम नहीं करते थे, बल्कि वह तो मुझसे बात ही नहीं करते। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वह क्या चाहते थे, मुझे आज तक समझ नहीं आया था। वह बिल्कुल खामोश रहते थे, अपने अंदर के राज किसी को बताना नहीं चाहते थे, शायद अपनी पत्नी को भी नहीं। लेकिन इतना तो मैं समझ गई थी कि औलाद की वजह से परेशान हैं, मगर कभी जाहिर नहीं किया। शायद अंदर ही अंदर खुद को कसूरवार समझते थे। लेकिन कुछ समय से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। नाभि के नीचे अजीब सा दर्द होता था। 2-3 महीने तक तो वो दर्द हल्का था, लेकिन अब बढ़ता जा रहा था। सुबह तो मुझे इतना दर्द नहीं होता था, लेकिन जैसे ही शाम होती दर्द बढ़ता जाता और फिर मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता। मैंने 2-3 बार अपने पति से तबीयत का जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं खामोशी से दर्द को बर्दाश्त करती रही। दर्द की गोली खा लेती तो थोड़ा सा आराम मिल जाता, लेकिन वही दर्द फिर से शुरू हो जाता। मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी कि मुझे औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मेरे पति बीमार होते तो मैं उनका ख्याल रखती, लेकिन अगर मुझे दर्द हो जाए तो कोई पानी देने वाला ही नहीं था। एक दिन अचानक दूसरे शहर से मेरी बड़ी बहन आ गई। वह किसी रिश्तेदार की शादी में आई थी और वापसी पर मेरे घर आ गई। वह मुझे देखकर परेशान हो गई। शाम का समय था और मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। जब दरवाजे पर बेल बजी तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाजा ही खोल लेती, लेकिन शाम के वक्त मेरा पति आता था, इसलिए मुझे उठना ही पड़ा। मगर सामने अपनी दीदी को देखकर मैं खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी। दीदी न जाने कब से बेल बजा रही थी। आते ही कहने लगी, तुमने दरवाजा इतनी देर से क्यों खोला? मैंने उन्हें ठंडा शरबत पिलाया और सारी राम कहानी सुनाई। उन्होंने देखा कि दर्द से मेरा रंग पीला पड़ गया है। दीदी ने जब मेरी कहानी सुनी तो सोच में पड़ गई। फिर मुझसे कहा कि मैं जल्दी में हूँ, मुझसे ट्रेन की टिकट है और मुझे हर हाल में निकलना है। पीछे मेरा घर, मेरा पति और मेरे बच्चे ना होते तो मैं जरूर रुक जाती और डॉक्टर के पास ले जाती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, नहीं रुक सकती। दीदी ने ऐसा कहा और फिर उन्हें एक ख्याल आया। उनके साथ उनका 15 साल का बेटा राहुल था। दीदी ने मुझसे कहा कि मैं राहुल को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, तुम इसके साथ डॉक्टर के पास चली जाना रिक्शे से। यह तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारा काम भी करेगा। अभी इसकी जून जुलाई की छुट्टियां हैं तो इसके स्कूल का भी मसला नहीं है। मैं इसके कपड़े बाद में भेज दूंगी। अभी तो यह 2 जोड़ी ही साथ लाया है। मेरी बहन मेरे लिए फिक्रमंद थी, इसलिए अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर चली गई। पिछली बार जब मैंने अपने भांजे को देखा था तो वह 11 साल का था और आज वह अच्छा खासा बड़ा हो चुका था। वह लंबाई में अपनी उम्र से बड़ा लगता था। यही नहीं बल्कि वह बहुत समझदार भी हो चुका था।
लेकिन वह हमसे ज़्यादा घुला मिला नहीं था, क्योंकि दीदी दूसरे शहर में और मैं यहाँ अपने मसलों में उलझी होती। आने जाने का वक्त ही नहीं मिल पाता था। खैर, राहुल ने मेरे घर रहना शुरू कर दिया और दीदी के कहने पर वह मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मेरा घर बस्ती से थोड़ा सा दूर था, इसलिए आने जाने में काफ़ी वक्त लगता था। मैं दोपहर में राहुल के साथ रिक्शे में बैठकर चली गई। कोई आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद अस्पताल आ गया। काफ़ी देर बाद मेरा नंबर आया तो मैं राहुल के साथ ही डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर साहिबा ने राहुल को एक तरफ बैठने को कहा। वह चुपचाप दूर बैठ गई। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और एक अजीब सी बीमारी बताई। डॉक्टर ने कहा कि यह एक ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ औरतों को लग जाती है। लगभग 4-5% औरतों को यह बीमारी होती है। इस बीमारी में 2 तरह की तकलीफ होती है। एक तो इसमें औलाद का होना बहुत मुश्किल है, दूसरा दर्द बहुत होता है। इस बीमारी को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अगर औरत को पहले से औलाद होती है तो फिर वह अपनी बच्चेदानी निकलवाकर इस तकलीफ से जान छुड़ा लेती है। अगर औलाद नहीं है तो फिर औरत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। या तो औरत गोलियां इस्तेमाल करे, लेकिन गोलियों से औलाद होने के चांस दिन ब दिन कम होते जाते हैं और औरत पूरी तरह से बांझ हो जाती है। ऐसी औरत के लिए ऑपरेशन ही आखिरी हल होता है, लेकिन इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। ऑपरेशन के जरिए हम साफ सफाई करते हैं और औरत इस तकलीफ से आज़ाद हो जाती है। क्योंकि आपकी औलाद नहीं है, इसलिए मैं आपको गोलियों का मशवरा नहीं दूंगी, ऑपरेशन का दूंगी, जिसके लिए आप 80,000 जमा करवा दें। ऑपरेशन के बाद आपकी इस दर्द से जान छूट जाएगी और भगवान ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। 80,000 सुनकर मुझे तो सांप ही सूंघ गया। इस महंगाई के दौर में अपना पेट भरना ही मुश्किल हो रहा था, तो मैं 1 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करती। मैं बिना कुछ कहे खामोशी से उठकर वहाँ से चली आई। सारी रातें टेंशन से मेरी हालत खराब होती गई। शाम को घर पहुंची तो मेरा दर्द बहुत बढ़ गया था। राहुल ने मेरी हालत देखी तो मुझसे कहा कि आप आराम करें, मैं आपको दवाई देता हूँ। राहुल ने मुझे दर्द की गोली और पानी दे दिया। मैं लेट गई, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि खाना बनाना है, घर की काफ़ी काम है। मैं दर्द में भी आराम नहीं कर पा रही थी। शाम की चाय भी बनानी थी। उन्हीं सोचों में गुम थी कि राहुल चाय का कप लेकर मेरे कमरे में आ गया। उसने मेरे सामने चाय रखी और खामोशी से वापस चला गया। मैंने चाय पी ली और दर्द को इससे कुछ आराम मिला। मैंने पहले सुना भी था कि पेट में दर्द हो तो कोई गर्म चीज़ पीनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि किचन में बर्तन पड़े हैं। धोने के लिए मैं किचन में गई तो वह बर्तन भी धो दिए गए थे। मैंने हैरानी से राहुल की तरफ देखा तो उसने कहा कि मुझे आदत है, मैं माँ के कामों में मदद करता हूँ। आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे दे दें, मैं बाजार से खाना ले आता हूँ। राहुल की बातें मुझे हैरान कर रही थी। वह छोटा सा बच्चा किस कदर समझदार था कि जैसे कोई 20-22 साल का लड़का हो। कुछ बच्चे वक्त से पहले समझदार हो जाते हैं। राहुल भी उन्हीं में से एक था। मैंने कहा कि नहीं, मेरे पति को बाजार का खाना पसंद नहीं है, वह मुझे हर हाल में घर पर ही बनाना होगा। तुम बस मुझे सामान लाकर दे दो। मैंने उसे पैसे दे दिए और वह सामान लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो मैंने सामान चेक किया, सब पूरा था। अगले दिन फिर मैंने सामान मंगवाया तो मैंने एक अजीब बात देखी कि वह सामान के साथ फिटकरी भी लेकर आया था। मैंने वजह पूछनी चाहिए, लेकिन मैंने शर्म के मारे नहीं पूछा। लेकिन यह एक बार नहीं हुआ, रोजाना ही ऐसे होने लगा था। मैं उससे कुछ भी मंगवाती तो वह 20 रुपए की फिटकरी जरूर लेकर आता था और वह फिटकरी किचन के कैबिन में रख देता था। मेरे पास फिटकरी का ढेर लग गया और राहुल मायूस सा लड़का था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे यह पूछ सकूं कि फिटकरी सामान के साथ क्यों लेकर आता है। 1-2 दिन तो मैं सोचती कि गलती से हुआ है, लेकिन रोजाना ही यह सब हो रहा था। राहुल के आने के बाद मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पति को भी कुछ आसानी हो गई थी। उन्हें भी अगर कुछ मंगवाना होता तो फिर राहुल को भेज देते, वरना पहले तो ऑफिस से थके हुए आते थे और कोई काम आ जाता तो उन्हें खुद ही दुकान पर जाना होता था, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। मेरे पति में कोई कमी थी, लेकिन अब मेरे अंदर भी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई थी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और मैं गोलियां भी नहीं खाना चाहती थी।
जब राहुल ने हम दोनों के लिए इतनी सारी आसानी कर दी थी तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला भी मेरे लिए खड़ा कर दिया, और वह मसला था फिटकरी का। मैंने सुना था कि फिटकरी को औरतों की काफ़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से मैं शर्म के मारे अपने भांजे से पूछ नहीं पा रही थी कि यह फिटकरी क्यों लेकर आता है। क्या उसने मेरी और डॉक्टर की बात सुन ली थी? मैं यही सोचकर थक चुकी थी। दिल करता था कि उसे मना कर दूं कि यह चीज़ ना लेकर आए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। फिर भी मैंने हिम्मत करके राहुल से फिटकरी के बारे में सवाल किया तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और राहुल की बातों को सोचती रही। इसका मतलब कि वह हम दोनों पति पत्नी की बातें सुनता था। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर दिया। मैं राहुल की बात सुनकर इस कदर शर्मिंदा हो गई। मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे दिमाग में भी यह था कि मेरे ऐसे राज को वह जान जाएगा जिसे मैं सबसे छुपाती थी। उसने मेरे और मेरे पति की बातें सुन ली थी और इसलिए वह रोजाना मुझे फिटकरी ला कर देता, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था कि मैं इसे इस्तेमाल करूं। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। शर्म से मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बाहर नहीं निकलना चाहती थी। एक तरफ औलाद की परेशानी और दूसरी तरफ यह मसला। यह ऐसी शर्म की बात थी कि मेरे भांजे को मुझसे बात करते हुए शर्म आ रही थी और मुझे उससे पूछते हुए। थोड़ी देर बाद राहुल ने दरवाजा खटखटाया। उसने मुझे कहा कि वह सुबह वापस जा रहा है और अब यहाँ नहीं रह सकता। मैं कुछ ना बोली। मैं इतनी शर्मिंदा थी, इसलिए यह न कह सकी कि रुक जाओ। सुबह राहुल चला गया। उसके यहाँ होने से मुझे बहुत सारी आसानी हो गई थी। मैं किचन में चली गई और उस फिटकरी के ढेर को डब्बे से निकाला। मुझे राहुल की बातें याद आने लगी तो मेरा दिल किया कि यह सब बाहर कचरे में फेंक दूं, लेकिन मैंने सोचा कि वह तो मेरी भलाई के लिए ही कह रहा था। कौन सा उसने कुछ गलत कहा था। मैंने एक फिटकरी उठाई और नहाने के पानी में डाल दी। थोड़ी देर बाद वह घुल गई। फिर मैंने स्नान किया। काफी दिनों तक मैं फिटकरी वाले पानी से स्नान करती रही और मेरी बीमारी खत्म होती चली गई। मेरी यही बीमारी थी कि मुझमें बहुत ज्यादा बदबू थी, इसलिए मैं अकेली रहती थी, इसलिए कोई बदबू को ज्यादा महसूस नहीं कर पाता था। लेकिन मेरा पति तो मेरे साथ रहता था। मैं खुद को साफ सुथरा रखने की कोशिश करती, लेकिन यह एक बीमारी थी। रोजाना फिटकरी वाले पानी से नहाने के बाद मेरी यह बीमारी ऐसा दम तोड़ती चली गई और मेरी जिंदगी आसान हो गई, क्योंकि रोजाना मैं अपने पति के ताने सुनती थी, जो मुझसे यही कहता था कि मुझ में बहुत ज्यादा बदबू आती है। एक रात मेरा पति इस तरह की बातें मुझसे कर रहा था कि राहुल ने सुन लिया और उसने बताया कि उसके बाद रोजाना वह फिटकरी लेकर आता था ताकि मैं उससे नहाकर इस बीमारी से जान छुड़ा सकूं। राहुल को भी यही बीमारी थी और रोजाना नहाने के बावजूद भी इसकी बदबू नहीं जाती थी और इसकी जिंदगी तबाह होकर रह गई। वह दोस्तों में बैठने के काबिल नहीं रहा। हम सब भी उससे दूर ही रहते थे। उसकी बदबू की वजह से किसी वैद्य ने उसे फिटकरी वाले पानी से नहाने का मशवरा दिया था। जैसे ही उसने फिटकरी वाले पानी से नहाना शुरू किया तो उसकी यह बीमारी खत्म हो गई। राहुल की यही बातें सुनकर मैं शर्मिंदा हुई। मुझे हकीकत में रोना आ गया और मैं काफी देर तक रोती रही। लेकिन जब मैंने उसके लाई हुई फिटकरी से नहाना शुरू किया तो मेरी जिंदगी आसान हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरे पति की बदबू वाली शिकायत खत्म हो गई है। मैं हैरान थी कि कैसे वह ऐसा मसला समझ गया और मेरी मदद की, वरना मुझे तो महसूस हो रहा था कि मेरी औरत वाली बीमारी के बारे में उसे खबर हो गई है और इसीलिए वह फिटकरी लेकर आता है। इस शर्म की वजह से मैं इससे सवाल तक नहीं कर पा रही थी। लेकिन राहुल के चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में औलाद का होना कितना जरूरी है। औलाद के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। मैंने अपने सोने के कंगन अपने इलाज के लिए बेच दिए और ऑपरेशन करवाकर उस दर्द से जान छुटा ली। फिर मेरी दीदी ने मुझसे बात की। उन्होंने वैद्य जी से दवाई ली जो मुझे अपने पति को रोजाना रात को दूध में मिलाकर देनी थी। मेरे लिए आसानी हो गई क्योंकि मेरे पति सोने से पहले गर्म दूध पीते थे। मैंने खुद भी दवाई ली और अपने पति को भी बिना बताए दूध में दवा मिलाकर देती रही। 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ।
मसला इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ मेरे पति को थोड़ा सा इलाज करवाना था, जिसके लिए वह तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन इस बार भगवान ने मेरी झोली भर दी और मुझे बेटा दे दिया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि वह समझ गए थे कि मैं उन्हें दूध में दवा मिलाकर देती हूँ। उन्होंने वह दवा ले ली थी, इसलिए खामोशी से लेते रहे, क्योंकि राहुल के जाने के बाद उन्हें भी एहसास हो गया था कि औलाद के बगैर इंसान की कोई जिंदगी नहीं और औलाद कितनी ज़रूरी है। मेरे पति ने कहा कि वह अपनी मर्जी और खुशी से दवा लेते रहे, क्योंकि उन्हें भी औलाद चाहिए थी, और इस तरह एक औलाद के आने से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगी और धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियाँ खत्म होने लगी।